नमस्कार जनकी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी और नारी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की। घटना पहली नहीं है और आखिरी भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूरे देश को झकझोर के रख दी।
हम कई बार बात करते हैं कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ में जिस तरह की घटनाएं होती हैं, क्या पुरुष प्रधान मानसिकता आज भी कोई कारण है, या एक सोच ऐसी बन गई है कि हम एक तो विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चल रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो झकझोर करके रख देते हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी की बात पहली बार नहीं उठ रही, इससे पहले भी कई बार होती है। बंगाल की मेडिकल स्टूडेंट के साथ में जिस तरह की घिनौनी घटना हुई, उसके बाद में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, और फिर मैं कहूंगा कि सवाल खड़े होते हैं, उसके बाद में चीजें मीडिया में आती हैं, हाउल्ला होता है, देश भर में आक्रोश होता है, और उसके बाद में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट हमारे कानून में होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की बात होती है, कुछ दिन मामला शांत होता है, और फिर उसकी आग बुझती नहीं है, उसके बाद कोई फिर नया मामला सामने आ जाता है। तो आखिर ये सब कब तक, कहाँ हमारे सिस्टम की खामी है? कानून बहुत सख्त बना हुआ है, ऐसे कानून के लिए सजाए मौत है, लेकिन उसके बावजूद भी घटनाएं हो रही। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे नारी में, और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर कविता शुक्ल, जयपुर स्वाभिमान सिंह मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट, और सुप्रीम कोर्ट की लॉयर जुड़ रही हैं, हमारे साथ डॉक्टर आसमा जुड़ रही हैं, और हमारे साथ में राजस्थान पुलिस सेवा के एडिशनल एसपी रानू शर्मा जी जुड़ रही हैं। मैं डॉक्टर कविता आपके पास में आना चाहूंगा। आप बिल्कुल, आप भी रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट जिस तरह से हम काम देखते हैं और काम का प्रेशर होता है आप लोगों के लिए, ना कोई रात होती ना दिन होता है, अपवाद छोटी कुछ घटनाओं का, लेकिन वास्तव में रेजिडेंट के रूप में जब हम देखते हैं वहां पे, तो भगवान की तरह ही होते हैं, कितने लोगों की जान बचाते हैं। और मैंने कई रेजिडेंट्स को रोते हुए देखा है अगर किसी की वहां डेथ हो जाती है, क्योंकि इतना अटैचमेंट लोगों का होता है, कई लंबे समय से कोई एडमिट है, लेकिन उसके बाद जब कैंपस में इस तरह की घटनाएं होती हैं, अब क्या देखा, कहाँ सिस्टम में कोई लेकुना है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें दुरुस्त किया ही नहीं जा रहा है? जी डॉक्टर कविता, आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए डॉक्टर कविता के पास में मैं जाना चाहूंगा। कविता जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? आवाज आ रही है मेरी? सर आप एक बार दोबारा बता सकते हैं? मैं आपको रिपीट करता हूं मेरा सवाल। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कोलकाता की घटना है, उसका एक रेफरेंस है, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस सभी जगह पे रात को भी आप लोगों को काम करना होता है, सुबह का कोई समय नहीं होता है, और माहौल ये तो नहीं कहूंगा सब जगह एक जैसा होगा, लेकिन फिर भी कभी ऐसा लगता है कि हम इनसिक्योर हैं या सिस्टम में कुछ दुरुस्त करने की आवश्यकता है? जी सर, जैसे मैं ऑब्स एंड गायनी डिपार्टमेंट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ विभाग में रेजिडेंट हूँ। वहां पर हमारी डे ड्यूटी भी होती है, नाइट ड्यूटी भी होती है, 24 घंटे काम चलता रहता है। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस में मुझे ये लगा है कि कभी कुछ इंस्टेंसेस में मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता था। मैं लकी हूँ कि मेरे साथ कुछ हुआ नहीं, लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जहां पर मुझे सिस्टम की खामियां लगी कि मेरे पास सुरक्षा क्यों नहीं थी। अगर इस दौरान मेरे साथ कुछ हो जाता, तो रात की ड्यूटी के दौरान, दिन की ड्यूटी के दौरान, अगर कोई भी मरीज जो आता है वो क्रिटिकल कंडीशन में है, नॉन क्रिटिकल कंडीशन में है, पेशेंट और अटेंडेंट एजिटेटेड हो सकते हैं, वो डॉक्टर्स हमारे स्टाफ के साथ वायलेंट भी हो सकते हैं और हो भी जाते हैं। तो मतलब हमें ये होता है कि सिक्योरिटी तो चाहिए ना, कि हम एक सर्विसेज अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो सिक्योरिटी शुड बी आवर राइट, कि हम लोग एक सेफ एनवायरनमेंट में, एक सिक्योर एनवायरनमेंट में काम कर सके। अगर हम ही सिक्योर नहीं होंगे तो हम किसी को क्या सर्विसेज देंगे, ये मैं कहना चाहती हूँ। डॉक्टर कविता, होना क्या चाहिए? सिक्योरिटी कम रहती है वहां पे, या फिर ये मान के चलें कि वहां पे सीनियर डॉक्टर्स का भी चाहे रोटेशन में होना बहुत जरूरी है? क्योंकि मैं इवनिंग में देखता हूँ कि पूरे हॉस्पिटल से रेजिडेंट्स के भरोसे रहते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि जो पूरा हॉस्पिटल है वो रेजिडेंट डॉक्टर के भरोसे रहता है। रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं, सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन सीनियर डॉक्टर्स का काम सिक्योरिटी देना नहीं है।
जो जिसका काम है वो उसका काम करे। अगर हम ड्यूटी पे हैं, ठीक है, कोई मरीज आता है जिसके साथ 10-15 लोग आते हैं, तो जो हमारे साथ सीनियर डॉक्टर है वो मरीज को देखेगा कि उसके साथ के 10-15 लोगों को कंट्रोल करेगा। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि सिस्टम में कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की आवश्यकता है, नियम कायदे कब बने हुए हैं, लेकिन जी जैसे जी अगर आप ट्रॉमा सेंटर में जाकर देखें, जहां पर पॉलीट्रॉमा के केसेस आते हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है, जहां पर जो 4-5 लोग आ सकते हैं जिनको हाथ में, पैरों में, सर में कहीं फ्रैक्चर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। अब जो डॉक्टर वहां पे काम कर रहा है वो ये सोचे कि उसको मरीज को क्या इलाज देना है, किस तरह से रखना है, या फिर वो ये सोचे कि अगर ये भीड़ को गुस्सा आ गया तो वो मुझे मार तो नहीं देगी। मतलब हमको किस चीज के बारे में सोचना कविता जी, मैं चाहिए? आपके पास वापस आ रहा हूँ, मैं वापस लौटता हूँ आपके पास में। दिल्ली से हमारे साथ में दीप्ति सिंह जी जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं। दीप्ति जी, आपके पास में आना चाहूंगा। पहले भी हम इसी तरह के मुद्दे को लेकर के चर्चा कर चुके हैं कि वर्क प्लेसेस पे महिलाओं के साथ में जिस तरह की घटनाएं होती है, नोएडा के एक मुद्दे को लेकर के हमने चर्चा की थी। क्या लगता है आपको कि सिस्टम में कोई खामी है, या फिर इतनी गाइडलाइन, इतने कानून बनाए जा चुके हैं, उसकी कोई नजीर सामने नहीं आ पा रही है? दीप्ति जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए, मैं दीप्ति सिंह जी के पास में जाऊंगा वापस। वो स्क्रीन पे दिख रही है लेकिन मेरी बात शायद उन तक नहीं जा पा रही। डॉक्टर आसमा हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर आसमा को इंडिया और यूएस दोनों का एक्सपीरियंस है, वहां पे इन्होंने जॉब किया है और यहाँ पे भी। मैम, क्या हम लोग हमारे सिस्टम में खामी मान के चलते हैं, किस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, या फिर ये मान के चलें कि ये कुछ इस तरह की घटनाएं हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं कह सकते, लेकिन बट इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं? कैसे देखें, क्योंकि आज हमारे साथ में डॉक्टर कविता बैठी हुई है, जो घटना हुई है उसके बाद में हर कोई चिंतित है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा अपसेटिंग और बहुत ज्यादा सैड है जो भी हुआ है, और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, और इसकी कमियां बहुत लेवल पर हैं। सबसे पहले तो इंडिया बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज लगाना, इन लोग को बाउंसर्स लगाना, डॉक्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एवरी लेवल पे। अगर कोई अनडिजायरेबल एलिमेंट दिख रहा है तो उसको बाहर से ही बाहर कर देना। डॉक्टर्स को स्पेसिफिकली रेसिडेंट डॉक्टर्स के लिए रेस्ट रूम्स होने चाहिए, जहाँ पे जो ड्यूटी आवर्स के ड्यूरेशन में, जब हम लोग ने यूएस में मैंने रेसिडेंसी करी थी, और जब भी नाइट ड्यूटी हो या डे ड्यूटी हो, हम लोग को हमेशा एक ड्यूटी रूम प्रोवाइड करा गया था जिसमें आप जाकर अपना रेस्ट कर सकते हो, अपना थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। सेपरेट रेस्ट रूम्स हमेशा होते थे। कभी यहाँ पे टॉयलेट्स भी कॉमन में रहते हैं, कितनी बार पेशेंट्स के टॉयलेट यहाँ पे यूज करने पड़ जाते हैं डॉक्टर्स के लिए। यहाँ तो, और दूसरी चीज, यहाँ पे रिएक्शन जो अपनी पूरी टीम है वो बहुत स्लो है। जैसे ही कुछ चीज क्राइम होता है या कुछ भी अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है इंस्टेंटेनियसली अगर उसको अगेंस्ट एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं चेंज होगा। इंस्टेंटेनियसली एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप किसी मुस्लिम कंट्री को या फिर दुबई या कहीं भी आप देखो तो डॉक्टर्स के अगेंस्ट क्राइम बहुत कम है। इंडिया में ऑलमोस्ट 75% ऑफ डॉक्टर्स हैव फेस्ड क्राइम अगेंस्ट डॉक्टर्स एट सम पॉइंट। कभी कोई डॉक्टर्स को मार रहा है, और अब ये तो हद ही हो गई, मतलब रेप। इमेजिन डॉक्टर्स मतलब नाइट ड्यूटी कर रहे हैं इन ऑर्डर टू हेल्प पेशेंट्स, पर अगर डॉक्टर्स ही सेफ नहीं है तो वो किसी और को क्या सेव करेंगे। मतलब अभी बीच में स्लोगन चला था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी को पढ़ा तो लिया सबने, पर अब बचाएंगे कैसे? इन सारे हीरोइनियस क्राइम से आप बचाओगे कैसे? तो इसकी बहुत जरूरत है कि जो भी हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट वगैरह या जो भी हेड है वो रिएक्शन एकदम क्विकली ले। कोर्ट, जो पुलिस, पूरा जो सिस्टम है वो पूरा चेंज हो और बिल्कुल फास्ट ट्रैक स्पीड पे चीजों को करे, और बिल्कुल कुछ पेनल्टी होनी ही नहीं चाहिए डेथ के अलावा। मुझे लगता है इंस्टेंटेनियसली वंस दे हैव प्रूवन द क्राइम, नेक्स्ट मॉर्निंग दे शुड हैंग द पर्सन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए सबके पास। रेप तो किसी भी, मतलब पहले ये था कि मिनिस्टर्स या कोई बोल रहे थे कि भाई आप विमेन वेयर रिवीलिंग क्लोथ, अब आप इसमें क्या बताओगे कि मतलब वुमेन वाज वर्किंग एट हर जॉब प्लेस। एक डॉक्टर है, इतनी नोबल प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो, 36 आवर्स की आपकी ड्यूटी लग रही है, इतनी मेहनत से आप डॉक्टर बनते हो, और उसके बाद फिर ये सब फेस करना पड़े। मतलब माय हार्ट ब्लीड्स, मतलब माय हार्ट गोज आउट टू हर पेरेंट्स। कितना मुश्किल होगा उन लोगों के लिए ये समय। जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, दीप्ति सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। दीप्ति मैम, आप सुन पा रही है मुझे? बिल्कुल सुन पा रही हूँ। गाइडलाइन और कानून काफी बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहे।
क्या कोई हमारे सिस्टम में खामी है या फिर सोच हमारी कुछ विकृत होती जा रही है? देखिए, सोच तो है ही। जितनी ज्यादा शिक्षा रहेगी, सोच आपकी उसी लेवल की होगी। लेवल तभी ठीक होता है जब आप शिक्षित होते हैं। और ऐसे कोई भी अपराधी आप देखना हमेशा से ही ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनकी शिक्षा दीक्षा ज्यादा नहीं है, बहुत ही अजीब के फैमिली से आते हैं। जब भी निर्भया का केस अगर आप देखिए तो उसमें से एक भी पर्सन ऐसा नहीं था जो पढ़ा लिखा हो और वो समझ अपनी अच्छा रखता हो। तो मुझे इसमें लगता है कि एक तो ये भी है, हमारे देश का जो वातावरण है वैसा वो भी ठीक नहीं है। काफी सारा भी, जैसे बता रही थी एक डॉक्टर की, काफी ज्यादा हमारे यहाँ आबादी है, ऑब्वियसली आबादी है, और हर चीज आप बल्क में है यहाँ पे। अगर एक डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर की बात कर रहे हैं, तो अगर वो रात की ड्यूटी पे है तो उसकी सुरक्षा की देखभाल का ध्यान पूरा का पूरा उस हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए। बट देखिए, कानून तो बाद में आता है। मैंने हमेशा से कहा है, कानून तो आफ्टरवर्ड्स है। जब भी हो, पहले हम लोगों को किसी भी ऐसे इवेंट को होने से रोकने के लिए वो सारी चीजें करनी चाहिए, जिससे कि किसी भी तरीके की घटना घटित होने से लोगों को डर लगे। उनको लगना चाहिए कि यहाँ पे आसपास कोई है जो देख रहा है, या उनको कभी भी इस तरीके से पकड़ा जा सकता है। उनको कभी बख्शा नहीं जाएगा अगर वो पकड़े गए। लेकिन ये डर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लचर व्यवस्था है। लचर व्यवस्था भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग बच के निकल जाते हैं, और मालूम ये पता भी है कि सामने वाले ने अपराध किया है, उसको उस अपराध की सजा दिलाने में 10, 12, 15 साल निकल जाते हैं। तो विक्टिम और विक्टिमाइज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आज उसको न्याय मिल गया। न्याय के रास्ते में इतनी बार अन्याय सहना पड़ता है कि लोगों का न्याय से भरोसा भी उठ जाता है। तो मुझे लगता है कि व्यवस्था में कहीं ना कहीं एक तो शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने देश में आबादी तो बढ़ती चली गई, लेकिन आज भी लोगों की सोच समझ उसी तरीके से कि एक महिला बाहर निकल रही है तो ये निकल रही है तो मतलब खुली छूट है, इसके साथ कुछ भी कर लो। ऐसी सोच, ऐसी विकृत मानसिकता को निश्चित तौर पे देखने की जरूरत है, वार्न करने की जरूरत है कि ऐसी हालात है भारत में। अब आधी आबादी आपके बराबर की है और उसको उतनी ही ज्यादा स्वतंत्रता है। अगर एक आदमी निकल के घर से काम करता है तो एक महिला भी कर सकती है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजों में ये एक व्यवस्था का भी थोड़ा सा लचर व्यवस्था है। उस हॉस्पिटल में भी देखे जहाँ बच्चे जाते हैं, रात रात भर जग के काम करते हैं, वहां पे उनकी सुरक्षा की कोई वो नहीं है, ना ही कोई जिम्मेदारी लेता है। बाद में कैंडल मार्च करिए या आज पूरे भारत को बंद कर देंगे तो इससे कितने बच्चे को क्या न्याय मिल जाएगा, ये बताइए। मुझे तो ये लग रहा है वो बच्ची जो पढ़ के घर से एक डॉक्टर बनने के लिए निकली थी, आज उसके घर में कितनी बड़ी एक ऐसी हादसे के बाद, ऐसी बात होने के बाद कितना खालीपन हो गया। वो बच्चा कहाँ से वापस जाएगा? ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लड़कियां कोई भी जॉब में हो, कोई भी बिजनेस में हो, पर उनकी सुरक्षा का ध्यान व्यवस्था सबको करना पड़ेगा प्रशासन के साथ। जहां पे वो जॉब करती है वहां के भी एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान उनको रखना पड़ेगा कि ये जो है ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर सर्विलेंस हो कि बच्चियों के साथ कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए। नहीं तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जुमला ही रह जाएगा हिंदुस्तान में। फिर से बेटियां घर में घुस जाएंगी और ना कोई पढ़ाएगा ना उनको कोई बाहर भेजेगा। ठीक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सार्थकता तभी होगी कि हम एक उस माहौल को भी उसी तरह का बना पाए कि बिल्कुल बेटियां सेफ है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक स्टोरी के सिलसिले में जयपुर के महारानी कॉलेज पे कुछ बच्चियों से बात की, तो मैंने पूछा कि क्या लगता है आपको, तो उनका कहना था कि सब इंसान, जानवरों का डर नहीं लगता, ये कुत्ते हैं ये तो सब चले जाएंगे, लेकिन इंसानों का जिस तरह से डर लगने लग गया तो एक बड़ी बात है कि ये एक कहना। बिल्कुल बिल्कुल, ये दो पैरों के जो भेड़िए होते हैं उनसे बच पाना बहुत मुश्किल है और उनसे बचाने की जरूरत है बच्चियों को। चलिए, हमारे साथ रानू शर्मा जी जुड़ रही हैं और इससे जरूर हम जानना चाहेंगे सवाल पूछना चाहूंगा। इससे पहले मैं जी रानू जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। आपको काफी व्यस्त समय है, लेकिन हमारी गुजारिश थी कि आप जरूर आए। मकसद ये था कि कहीं पे भी अगर किसी तरह की घटना होती है, एज ए पुलिस ऑफिसर आप क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं से कहीं पे भी? क्योंकि देखिए होता क्या, मैं कई बार देखता हूँ महिला जा रही है, उस पर पत्तियां कस देंगे, बच्चियां निकल करके जा रही है, कोई इग्नोर करते हैं, कमजोर नहीं है उसमें, वो इग्नोर करते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? जी रानू जी। आपकी आवाज म्यूट है शायद। आवाज Am I audible? जी You can see. जी 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 बिल्कुल जी, बोलिए। Hello. हाँ, आवाज आ रही है Hello. रानू जी, आपकी आवाज आ रही है, Join again. प्लीज।
चलिए मैं डॉक्टर आसमा के पास में जाना चाहूंगा। जब तक डॉक्टर आसमा आपके पास में आना चाहूंगा। ऐसी चीजें होती हैं जैसे कहीं पे भी कोई घटना होती है, और देखिए कंट्री चाहे विकसित हो, चाहे विकासशील हो, चाहे बिल्कुल नया उदय हुआ हो, घटनाएं कहीं पे भी हो सकती है, इसे खारिज नहीं कर सकते। बहुत सारे पेपर्स में पढ़ते हैं कि यूएस हो, यूके हो, कहीं पे भी हो, जो बिल्कुल डेवलप्ड कंट्री है कि इसमें महिला तो वहां पे भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। देखिए मैं जी जोगिंदर जी 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 रानू मैम। पहले भी मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ आपके कई विमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, और मैं हमेशा इसी बात पे जोर देती हूँ कि सेफ्टी में जो विमेन सेफ्टी है वो हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग है एज पुलिस ऑफिसर्स। बिकॉज जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, जो डेटा भी कहता है 90% ऑफ जितनी भी सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस होते हैं वो घर में ही होते हैं, रिलेटिव्स के ज्यादा साथ होते हैं, द्वारा किए जाते हैं। तो हर घर में पुलिस का घुसना बहुत ही मुश्किल है। सो हमें कई फ्रंट्स पे एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी के तहत जब हम काम करते हैं तो हम जितना जोर खुद की कैपेसिटी बिल्डिंग पे करते हैं उतना ही ज्यादा जोर हम देते हैं, हम देना चाहते हैं कि महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें। उसकी जिम्मेदारी सोसाइटी और खुद महिलाओं पे भी है। सोसाइटी की अगर हम बात करें तो वर्किंग प्लेसेस में जो महिलाओं की सुरक्षा है उस पे विशाखा गाइडलाइंस का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था वो बहुत ही सराहनीय था और बहुत अच्छी गाइडलाइंस थी, बट उनका एग्जीक्यूशन इज वेरी चैलेंजिंग। कोई उनको ऑडिट नहीं कर रहा है, विशाखा गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, कहीं पे कमिटीज नहीं बनी हुई है, कमिटीज बनी हुई है तो उनका कोई ऑडिट नहीं हो रहा है। महिलाएं जहां बहुत रेगुलरली, कुछ एनजीओ को मैं जानती हूँ जहां विशाखा गाइडलाइंस की बहुत ही अच्छी पालना होती है, पर महिलाएं वहां पे भी कोई कंप्लेन नहीं करती है क्योंकि उसका फॉल आउट उनकी या तो नौकरी चली जाती है या फिर उनके ऊपर उंगली उठाई जाती है। सो एक ओवरऑल जो मैसेज है ना वो हमें देना है एकजुट होके कि जब तक ये कंडीशन, सारी महिलाएं जो वर्क प्लेस पे काम करती हैं वो एकजुट होके ये इंश्योर करें कि उनकी वर्किंग कंडीशंस बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो, उनके लिए रेस्पेक्ट हो। मैं कल भी एक विमेन ग्रुप में बात कर रही थी कि हम महिला सुरक्षा की बात तो तब करें कि हमारे सामने पुरुष माँ बहन की जो गालियां होती हैं वो भी झिझक देते हैं, जैसे उनका राइट है ये गाली देना। वो ये भूल ही जाते हैं कि जो ये बेसिक गालियां हैं उनका मतलब बहुत ही अशोभनीय है और आप किसी महिला के सामने वो शब्द यूज करते हैं बेझिझक। तो पहले तो ये एनवायरनमेंट हम को क्लियर करना चाहिए। और आई थिंक आजकल मैं जो माहौल देख रही हूँ, गर्ल्स में भी मजबूरी भी होती है या कैजुअल एटीट्यूड कह दें उसको, ऑब्जेक्ट नहीं करती है इस चीज को, है ना, ऑब्जेक्शन नहीं है। सारी महिलाएं अगर कोई बैंक में कार्यरत हैं या किसी सरकारी दफ्तर में कार्यरत हैं, हमारे थाने में कार्यरत हैं, अगर कोई इस तरह की गाली प्रयोग करता है तो सारी इकट्ठी होके जाके ये बोले कि भाई आप इस तरह की गालियां हमारे सामने यूज नहीं कर सकते, इस तरह की भाषा का आप प्रयोग नहीं कर सकते। बेसिक रिस्पेक्ट पहले क्रिएट किया जाए। कानून में तो बहुत सख्त है कानून, बट उसके पहले ये जरूरी है कि हम तक कंप्लेंट्स पहुंचे, उसके लिए जागरूकता की जरूरत है। एक कॉन्फिडेंस फैमिली की तरफ से भी महिलाओं में होना चाहिए और जो वर्किंग प्लेस में जितने भी उनके बॉसेस हैं या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेड्स हैं, वो फीमेल्स के अंदर ये कॉन्फिडेंस जनरेट करें कि अगर वो कोई कंप्लेन लेके जाती है तो उसको जज नहीं किया जाएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगी, नहीं तो पुलिस को रेफर किया जाएगा। पुलिस तो बहुत ही सेंसिटिव रहती है इन सारे मामलों में और बहुत ही बखूबी अपना काम करती है, पर हमारे पास कंप्लेन्स उस रूप में नहीं आ पाती जैसे हम चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि रूल्स जो बने हुए हैं, बस सबसे बड़ी बात है कि उसको फॉलो किया जाए। मैं इस बात से आपकी से सहमत हूँ कि ये भी एक हफ्ते से कम नहीं होता है कि घर में भी बैठ के लोग इस तरह की गालियों का उपयोग करते हैं आम बोलचाल में। ये बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं अक्सर सुनता हूँ कईयों को बोलचाल में भी इसी तरह की बातें करेंगे। और खैर चलिए, अभी पता नहीं है कि मैंने कहीं पे गर्ल्स के बीच में भी इस तरह की सुनी तो मैंने पूछा, मैं बड़ा गालियां दे रहे हो कि है, आपने सुना कि नहीं? बस उसने बोली तो मैंने भी बोल दी। खैर चलिए, एक अलग बात है, बट सिक्योरिटी से जुड़ा अगर इश्यूज हैं तो वहां पे ध्यान देने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि कमजोरी नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई कुछ कहता है, कई बार हम देखते हैं चलो इवनिंग का वक्त है, घर जाना क्यों किसी के मुंह लगना है, लेकिन लोगों को ये लगने लगता है कि चलो वो कमजोर है, कोई बात नहीं है और वो खामोश है। लेकिन इसे खामोश या वैसे नहीं बनाना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए, नैतिकता भी कुछ होती है कानून से अलग हटके। कहीं पे अगर इस तरह की बातें होती हैं तो दो लोग टोकना भी चाहिए। अक्सर ये कहा जाता है कि चोर कोई भी होता है उसके पाँव नहीं होते। अगर आप उसे टोक देंगे एक बार के लिए, अगर लड़की घूम के भी उसे देखेगी
तो मुझे नहीं लगता कि उसकी दोबारा हिम्मत होगी, लेकिन करना चाहिए। मैं डॉक्टर कविता आपके पास में आना चाहूंगा एक बार। कभी इस तरह के इंसिडेंट्स आप जूनियर से भी सुनते होंगे, आप भी एमबीबीएस किया, आपने फर्स्ट ईयर भी किया होगा, उसके बाद में आप सीनियर बनी है, तो इस तरह की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं जिन्हें इग्नोर भी करना पड़ता है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि सोच बन गई है लोगों की, जबकि करना नहीं चाहिए। तो उस वक्त किस तरह से हैंडल करते हैं आप लोग? सर हमारे पास फर्स्ट कॉल होता है कि जो भी हमारे पास वहां पर सिक्योरिटी अवेलेबल है, ठीक है, हम उसको बुलाएं, उसके साथ साथ हम पेशेंट को और उनके साथ जो हैं उनको समझाएं कि आपका ये जो बिहेवियर है ये सरासर गलत है, इसका कोई औचित्य नहीं है और ये निंदनीय है और क्राइम है। और जब हमारे साथ ऐसी घटना होती है तो ऑब्वियसली हमारा एक खुद की सेफ्टी इंश्योर करना तो एक अपनी सेफ्टी सुनिश्चित करना तो एक मकसद होता ही है, लेकिन साथ में हमारा ये भी होता है कि जिस पेशेंट को लेकर ये घटना हो रही है उस पेशेंट को भी कुछ ना हो जाए, कि उसकी भी सेफ्टी रहे, हमारी भी सेफ्टी रहे और पेशेंट सफर ना करे, कि उसके जो भी साथ वाले हैं उनके व्यवहार के कारण पेशेंट का कोई सफरिंग ना हो। बिल्कुल आप सही सर कह रहे मैं हैं, ये सोच होती है तभी जैसे ये वायलेंस का आपने पूछा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमने डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन किया है कि अगर घर में कोई भी महिला प्रताड़ित होती है तो उसके लिए हमारे देश में कानून है। अगर कोई महिला अपने शादी से दहेज की वजह से प्रताड़ित होती है तो भी उस चीज के लिए कानून है। हमारे पास 304B है, 498 है। लेकिन सर मैं ये चाहती हूँ कि जब डॉक्टर जो इतनी बड़ी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, एक जनरल पॉपुलेशन की हेल्थ केयर नीड्स को पूरा कर रहे हैं, हम रेजिडेंट डॉक्टर्स किसी भी कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, तो उनके लिए कानून बनाने में सरकार को क्यों दिक्कत है? जब कोरोना का एपिडेमिक था, जब पूरा देश डॉक्टरों की वाहवाही कर रहा था कि वो अपनी जान पर खेल कर पूरी देश को बचा रहे हैं, जब कोरोना खत्म हो गया तो उनका ये सेम सेंटीमेंट क्यों नहीं है? सरकार का ये सेम सेंटीमेंट क्यों नहीं है कि डॉक्टर्स प्रोटेक्टेड होने चाहिए? उनके लिए जब सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट उन्होंने 2022 में बनाया लेकिन उसको पास नहीं किया, क्योंकि उनका कहना ये था कि ये तो हमने एपिडेमिक एक्ट में दे दिया। लेकिन अभी जब एपिडेमिक एक्ट नहीं है, अभी कोई एपिडेमिक नहीं है, अभी कोरोना नहीं चल रहा है, तो क्या डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है? सरकार इस बात को क्यों नहीं समझती है? सरकार भी, जनरल पब्लिक भी, मतलब जो भी इस देश में रह रहा है, हर किसी को इस बात को समझने की जरूरत है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अगेंस्ट जो वायलेंस है, इट should be a criminal offense, it is a criminal offense and it should be a criminal offense which is punishable। लेकिन सरकार में, पुलिस में, हालांकि हमारे भारत की 26 राज्यों में हेल्थ केयर प्रोफेशनल की प्रोटेक्शन के लिए नियम बना हुआ है, लेकिन कितने लोगों को पता है कि ये पनिशेबल है? आज भारत में हर किसी को पता है कि पब्लिक प्लेस में गुटखा खाना, थूकना या सिगरेट पीना अपराध है, लेकिन किसी को ये क्यों नहीं पता है कि डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा करना ये भी अपराध है? मतलब डॉक्टर्स को अपने लिए न्याय मांगने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? सरकार इस बारे में वो कदम क्यों नहीं उठाती? बिल्कुल, चलिए मैं डॉक्टर आसमा के पास में चलना चाहूंगा, एक सवाल उनसे लेना चाहूंगा। मैम, आप सीनियर डॉक्टर हैं और क्योंकि रेजिडेंट से ये सीढ़ियां सारी पार करते हुए वहां तक गई, आपने अब्रॉड में पढ़ाई भी की और जॉब भी किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि देखिए घटनाएं हो रही हैं, उन्हीं से हमें को सबक भी लेना चाहिए। अब होना क्या चाहिए? देखिए देश भर में आंदोलन चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब होना क्या चाहिए? सर कैंडल मार्च वगैरह से क्या होगा? मतलब आप ये देखिए कि 30% डॉक्टर्स जो है इंडिया के अंदर वो विमेन है, ठीक है, और विमेन की सेफ्टी सिक्योरिटी हर जगह पे क्वेश्चनेबल है। डॉक्टर्स में तो स्पेसिफिकली अब मुझे ऐसा लगता है कि एकदम इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए। जो भी अपने क्रिमिनल्स हैं, जो भी प्रूव हुए हैं थ्रू पोस्टमार्टम, थ्रू एंटीमार्टम, थ्रू व्हाटएवर,
अब उन सबको आपको हैंग टू डेथ कर देना चाहिए, कोई उनके लिए सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है फास्ट ट्रैक कोर्ट, कुछ कानून, कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा पनिशमेंट डिसाइड होना चाहिए जिससे जो अगला आदमी कभी मोलेस्टेशन या रेप के बारे में सोचे भी तो उसको मतलब कांप जाए वो ये सोचकर कि ये होगा उसके लास्ट में। मतलब ये अपने इंडिया के अंदर जैसे निर्भया केस को हैंडल किया गया था, बिल्कुल उसी अंदाज से इस केस को हैंडल करना चाहिए। पूरे इंडिया के डॉक्टर्स आर वाचिंग दिस। आज हम सब ने अपनी ओपीडी कॉल ऑफ कर दी है। आज पूरा दिन आईएमए का, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के इंस्ट्रक्शंस थे कि सब ने अपनी ओपीडी सिर्फ इमरजेंसी ऑन है, और इमरजेंसी भी ऑन है। मतलब आई स्टिल फील कि डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, इट्स वेरी ग्रेटफुल ऑफ देम कि वो अभी भी इमरजेंसी देख रहे हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते अगर एक दिन पूरा हेल्थ केयर बंद कर दे वो, तो कितनी क्या क्या होगा। मतलब लोगों को भी अब समझना पड़ेगा कि डॉक्टर्स की वैल्यू, डॉक्टर्स एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, बट अब क्या है, डॉक्टर्स को जब आपकी हेल्प चाहिए तो आपको भी उनको तरह से पूरी तरह हेल्प करनी ही पड़ेगी। और ये तो मतलब मामला सेफ्टी और सिक्योरिटी का है विमेन का। अगर ऐसा होगा तो कौन अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएगा। मेरी खुद की बेटी है 2.5 साल की, मुझे समझ नहीं आता, आई ऑलवेज वांटेड हर टू बिकम अ डॉक्टर, बट नाउ आई आल्सो हैव सेकंड थॉट्स, क्योंकि हम 2023 में जी रहे हैं। हम एक दूसरे को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल रहे थे 2 दिन पहले। कौन सी इंडिपेंडेंस की बात करते हैं हम जब सेफ्टी और सिक्योरिटी ही क्वेश्चनेबल है। और काय का हैप्पी, इट वाज नॉट अ हैप्पी डे फॉर एनी ऑफ अस। नो वन सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे दिस टाइम। हम तो मतलब फ्लैग होइस्टिंग जरूर करी हमने, बट काय का हैप्पी इंडिपेंडेंस डे था। मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि क्यों मतलब सरकार ये समझ नहीं रही है, या कानून वीक है, या क्या हो, कहाँ कौन से लेवल पे अपन वीक है। व्हाई इज गवर्नमेंट नॉट वर्किंग ऑन दैट वीक एलिमेंट। बहुत स्ट्रिक्ट कानून बनने चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, और जो भी प्रूव हो रहा है उसको बिल्कुल कोई सुनवाई की जरूरत ही नहीं है। somebody has committed such a heinous crime, he should be put to death। मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आता कुछ और चीज। बिल्कुल डॉक्टर आसमा सही कह रहे हैं। ये मैं समझ सकता हूँ कि तकलीफ किस कदर होती है, क्योंकि उस पेशे से जो लोग जुड़े हुए हैं, और बात केवल एक डॉक्टर की नहीं है या रेजिडेंट की नहीं है, कार्यस्थल पर जिस तरह से महिलाओं के साथ में जाती होती है, इस तरह की घटनाएं सामने मैं ऐड करूंगी, मैम ने अभी बोला कि आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते। सर, आवाज उठाने का मतलब ये है वन अगेंस्ट ऑल। सर, ऑलमोस्ट एवरीवन इज, आप बोल के, अगर आप बोलते हो तो सर आप पहले तो अपनी विमेन की इज्जत इतनी ज्यादा क्वेश्चनेबल हो जाती है कि औरतें ऐसा कह रही है। जी मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है। तो चलिए, जो घटना है बहुत दुखद है और कहीं पे लोग आक्रोशित भी हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। कानून बहुत सख्त बना हुआ है। निर्भया केस के बाद में रेप केसेस में हत्या, माफ करिएगा, उम्र कैद के साथ साथ अब मौत की सजा का भी ऐलान कर दिया गया उसमें कि सजाए मौत भी है। उसके बावजूद भी घटनाएं कम नहीं हो रही है। कोई तो ऐसी वजह है कि जिसके हम नजीर पेश नहीं कर पा रहे हैं, और इस तरह के दुस्साहसियों में डर कम होता जा रहा है। खैर, लेकिन स्थिति बदलेगी, और मुझे लगता है कि कोई ना कोई सिस्टम में अगर कोई लेकुना है तो उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत।